कभी सोचा है कि क्या कोई एक दिन, कोई एक घटना ऐसे हो सकती है जो पूरी इंसानियत की कहानी को हमेशा के लिए बदल दे? एक ऐसा धमाका जिसके बाद हम इंसान मतलब बस खत्म होने ही वाले थे। बिल्कुल। आज हम एक ऐसे ही ज्वालामुखी की कहानी में उतर रहे हैं। हमारे पास इंडोनेशिया के टोबा पर कुछ बहुत दिलचस्प स्रोत हैं और हम उनकी गहराई से पड़ताल करेंगे। जी, तो आज हम इन स्रोतों से यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये टोबा आखिर है क्या भला, और आज से लगभग 74,000 साल पहले जब ये फटा। 74,000 साल पहले? हाँ, तो तब कितनी बड़ी तबाही आई थी, और वो थियरी क्या है जो कहती है कि इसके कारण लगभग पूरी मानव जाति मिट गई थी। और सबसे जरूरी सवाल, हाँ, कि क्या आज भी इससे कोई खतरा है? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि टोबा इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर है और इसे सुपर वोल्केनो या महाज्वालामुखी कहते हैं। हाँ। ये शब्द सुनने में ही बहुत डरावना लगता है। इसका मतलब क्या है? इसे वॉल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स यानी VEI पर 8 की रेटिंग दी गई है। जो सबसे ऊंची? हाँ, सबसे ऊंची। और वो VEI 8 की रेटिंग सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो तबाही का एक ऐसा पैमाना है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा। स्रोत के हिसाब से जब ये 74,000 साल पहले फटा तो इसने लगभग 2,800 से 3,000 क्यूबिक किलोमीटर मलबा और राख आसमान में फेंका था। 3,000 क्यूबिक किलोमीटर? एक मिनट, इसे समझने के लिए कोई तुलना है? हाँ बिल्कुल है। अमेरिका का जो मशहूर येलोस्टोन सुपर वॉल्केनो है ना, हाँ सुना है। उसके सबसे बड़े ज्ञात विस्फोट से भी ये लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा था। अरे बाप रे! ये सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, ये एक ऐसी घटना थी जिसने मतलब धरती का चेहरा ही बदल दिया। असल में पूरा का पूरा पहाड़ी धमाके में उड़ गया, और जब वो जमीन में धंसा तो उसने एक बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया, जिसे काल्डेरा कहते हैं। बिल्कुल, काल्देरा। और आज उसी गड्ढे में पानी भर गया है, जिसे हम टोबा झील कहते हैं, है ना? एकदम सही। और ये कोई छोटी मोटी झील नहीं है। स्रोत बताते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी ज्वालामुखीय झील है। कितनी बड़ी? 100 किलोमीटर लंबी और 30 किलोमीटर चौड़ी। 100 किलोमीटर? ये तो मतलब दिल्ली से पानीपत तक का सफर हो गया बस एक झील के अंदर। ये तो कमाल है ना? लेकिन स्रोत में एक और अजीब बात का जिक्र है। इस झील के बीच में एक द्वीप है, सामोसिर द्वीप। वो कोई आम द्वीप नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। स्रोत इसे रिसर्जेंट डोम कहते हैं। रिसर्जेंट डोम, ये क्या होता है? आसान भाषा में समझें तो जब ज्वालामुखी फटा और ऊपर की जमीन नीचे धंस गई तो नीचे जो मैग्मा का भंडार था वो पूरी तरह खाली नहीं हुआ। अच्छा। वो पिघला हुआ लावा हजारों सालों से उस धसी हुई जमीन को धीरे धीरे वापस ऊपर की तरफ धकेल रहा है। अरे, तो मतलब वो द्वीप असल में कोई जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि उस सोए हुए ज्वालामुखी का सिर है जो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। एक तरह से कह सकती हैं, ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल। हाँ, सामोसिर द्वीप इस बात का जीता जागता सबूत है कि ये पूरा सिस्टम आज भी अंदर से जिंदा है और धड़क रहा है। वाह। यही तो टोबा का विरोधाभास है। ऊपर से एक बेहद शांत और सुंदर पर्यटन स्थल जो पृथ्वी के सबसे हिंसक इतिहासों में से एक के ऊपर बना है। और इसी हिंसक इतिहास की बात करते हैं। जब ये फटा तो सिर्फ एक झील तो नहीं बनी होगी, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ा होगा। यकीनन। स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं? इसे तोबा महाविनाश सिद्धांत भी कहा जाता है। हाँ, और यहाँ कहानी भूविज्ञान से निकलकर इंसानी इतिहास तक पहुंच जाती है। स्रोतों के मुताबिक जब टोबा फटा तो उसने सिर्फ राख और पत्थर नहीं उगले, बल्कि भारी मात्रा में सल्फर गैस को वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंचा दिया। स्ट्रेटोस्फीयर तक? जी, वहां पहुंचकर इस गैस और राख ने एक तरह की चादर बना ली जिसने सूरज की रोशनी को धरती तक आने से रोक दिया। एक तरह से पूरी धरती के लिए एक जहरीला छाता बन गया। बिल्कुल सही। और इसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया भर में ज्वालामुखीय सर्दी का दौर शुरू हो गया। स्रोत कहते हैं कि ये सर्दी शायद 6 से 10 साल तक चली होगी। क्या? हाँ, पृथ्वी का औसत तापमान कई डिग्री गिर गया। एक मिनट, 6 से 10 साल की सर्दी? इसका मतलब तो ये हुआ कि पूरी एक पीढ़ी ने शायद कभी सूरज की पूरी रोशनी देखी ही नहीं होगी। शायद नहीं, हर तरफ अंधेरा और ठंड। ये तो सोचकर ही डर लगता है। और ये असर सिर्फ कुछ सालों में खत्म नहीं हुआ। दशकों, शायद सदियों तक धरती का मौसम ठंडा बना रहा। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा, पेड़ पौधे खत्म होने लगे, जानवरों को खाना मिलना बंद हो गया और पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखलाएं ढह गईं। एक तरह से धरती पर जीवन के लिए लाइट्स ऑफ हो गई थीं। ये सब सुनकर मेरे मन में इंसानों का ख्याल आ रहा है।
74,000 साल पहले हमारे पूर्वज होमोसेपियंस तो थे। बिल्कुल थे। इस तबाही का उन पे क्या असर हुआ होगा? क्या वो बच भी पाए? यही इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला और डरावना हिस्सा है। इस सिद्धांत के अनुसार इस जलवायु परिवर्तन ने शुरुआती इंसानों को विलुप्त होने के कगार पर ला खड़ा किया। विलुप्त होने के कगार पर? हाँ, माना जाता है कि दुनिया भर में इंसानों की आबादी घटकर सिर्फ 3,000 से 10,000 के बीच रह गई थी। सिर्फ 3,000 लोग पूरी दुनिया में? जी, सिर्फ 3 से 10,000। मतलब आज की किसी छोटे से कस्बे या गांव जितनी आबादी? इसका मतलब हम सब आज दुनिया में जो 8 अरब लोग हैं वो उन्हीं मुट्ठी भर लोगों के वंशज हैं जो उस तबाही से बच गए। हाँ, सिद्धांत तो यही कहता है। ये सोचना ही मतलब दिमाग घुमा देता है कि हमारी पूरी कहानी कितनी नाजुक थी। इसी को वैज्ञानिक आनुवंशिक बाधा या जेनेटिक बॉटलनेक कहते हैं। ये सिद्धांत हमारी डीएनए में मिले कुछ सबूतों पर आधारित है। अच्छा, जो बताते हैं कि हमारे इतिहास में किसी मोड़ पर हमारी प्रजाति की आबादी बहुत ज्यादा गिरी थी। हालांकि ये बताना भी जरूरी है, जैसा कि स्रोत भी साफ करते हैं, कि इस गिरावट की गंभीरता पर वैज्ञानिकों में बहस जारी है। मतलब? कुछ का मानना है कि असर इतना भयानक नहीं था और शायद ज्यादा लोग बचे थे। तो हम विलुप्त होने के कितने करीब थे, इस पे अभी भी सवालिया निशान है। हाँ, सटीक संख्या पर बहस है, लेकिन इस बात पर लगभग सभी सहमत हैं कि टोबा विस्फोट का दुनिया के मौसम पर बहुत बड़ा और विनाशकारी असर हुआ था। ये हमें याद दिलाता है कि इंसानों की कहानी सिर्फ बड़े बड़े राजा महाराजाओं की नहीं, बल्कि जिंदा रहने के संघर्ष की भी कहानी है। प्रकृति के सामने हम कितने छोटे और कमजोर थे। तो अगर इसने अतीत में इतनी तबाही मचाई थी और जैसा आपने कहा कि ये आज भी जिंदा है जी, तो इसका आज के लिए क्या मतलब है? क्या हमें अभी भी इससे डरना चाहिए? रेस्टलेस काल्डेरा माना जाता है। अशांत काल्डेरा? हाँ, यानी ये सोया हुआ तो है पर मरा नहीं है। ये भूवैज्ञानिक रूप से बहुत सक्रिय है। और इसके सक्रिय होने के क्या संकेत हैं? सबसे बड़ा संकेत तो वही सामुसिर द्वीप है जिसकी हमने बात की, जो ऊपर उठ रहा है। बिल्कुल, वो आज भी ऊपर उठ रहा है। स्रोत बताते हैं कि हर साल कुछ सेंटीमीटर की दर से। इसका सीधा मतलब है कि नीचे मैग्मा का दबाव बना हुआ है। और इसके अलावा उस पूरे इलाके में लगातार हल्के भूकंप आते रहते हैं जो अंदर चल रही हलचल का संकेत देते हैं। ठीक है, तो जमीन हिल रही है, द्वीप ऊपर उठ रहा है, मतलब ये फिर से फट सकता है? भूवैज्ञानिक रूप से हाँ। मतलब कल या अगले साल? नहीं, बिल्कुल नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। जब भूवैज्ञानिक भविष्य की बात करते हैं तो उनका मतलब हजारों या लाखों साल भी हो सकता है। अच्छा, ये राहत की बात। हाल के अध्ययन जिनका जिक्र स्रोत में है बताते हैं कि काल्डेरा के नीचे अभी भी इतना मैग्मा मौजूद है कि एक और महाविस्फोट हो सकता है। लेकिन और ये एक बहुत जरूरी बात है, निकट भविष्य में ऐसे किसी विस्फोट का कोई संकेत नहीं है। तो मतलब अभी के लिए हम सुरक्षित हैं? हाँ, कह सकते हैं। इंडोनेशिया के वैज्ञानिक और अधिकारी इस पर बहुत कड़ी नजर रखे हुए हैं। वहां हर तरह के सेंसर लगे हैं जो किसी भी असामान्य गतिविधि को तुरंत पकड़ सकते हैं। लेकिन ये विरोधाभास बहुत मजेदार है। एक तरफ टोबा झील दुनिया के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। हाँ। और दूसरी तरफ वो जगह पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली और सक्रिय ज्वालामुखीय प्रणालियों में से एक के ठीक ऊपर है। सुंदरता और विनाश की शक्ति एक ही जगह पर, यह हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती कितनी ताकतवर और जिंदा है। बिल्कुल, जिन ताकतों ने अतीत में दुनिया को बनाया और बिगाड़ा, वो आज भी सतह के ठीक नीचे काम कर रही हैं। चलिए, तो आज की इस बातचीत को समेटते हैं। हमने टोबा की अविश्वसनीय शक्ति के बारे में जाना, एक ऐसा महाविस्फोट जिसने 74,000 साल पहले धरती को हिलाकर रख दिया था। हमने देखा कि कैसे उस तबाही से एक विशाल और खूबसूरत झील बनी, जिसके बीच में आज भी एक सोया हुआ ज्वालामुखी जागने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और हमने उस चौंकाने वाले सिद्धांत पर भी बात की, जिसके मुताबिक उस एक घटना ने हमें इंसानों को लगभग खत्म ही कर दिया था। और आखिर में ये भी समझा कि ये प्राचीन दानव आज भी जिंदा है। और ये सारी जानकारी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करती है, जो श्रोता भी सोच सकते हैं। क्या? स्रोत हमें टोबा के अतीत और वर्तमान दोनों दिखाते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज की दुनिया में हम लोग मतलब भूवैज्ञानिक रूप से खतरनाक जगहों पर रहने के जोखिम और फायदों के बीच तालमेल कैसे बैठाते हैं। ये तो बहुत अहम सवाल है। हाँ, देखिए, टोबा झील से वहाँ के लोगों को पर्यटन से बहुत आर्थिक फायदा होता है। लोग उसकी खूबसूरती देखने जाते हैं। सही बात है। लेकिन उस जगह का अस्तित्व ही एक ऐसी विनाशकारी शक्ति की वजह से है जो पूरी दुनिया का मौसम बदल सकती है। ये तनाव सिर्फ टोबा में नहीं, दुनिया भर में है। जैसे? चाहे वो जापान के भूकंप वाले इलाके हों, कैलिफोर्निया की फॉल्ट लाइनें हों या इटली में विसुवियस ज्वालामुखी के पास बसे शहर।
हम खूबसूरती, संस्कृति और आर्थिक फायदों के लिए ऐसी जगहों पर बसते हैं जो असल में बहुत खतरनाक हैं। ये जोखिम और इनाम का जो संतुलन है, ये सोचने लायक बात है।